हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 42। देर रात शक्ति की आंख खुली। शक्ति ने देखा उसे सुलाते सुलाते काशी खुद भी वहां सो गई है। तो शक्ति धीरे से काशी का हाथ साइड कर उठा और काशी को बहुत ही आराम से लिटा दिया। काशी गहरी नींद में थी और शक्ति नहीं चाहता था कि वह उठे। शक्ति बिस्तर से नीचे आया और तकिया लेकर काशी के सर के नीचे लगा दिया। उसने बिस्तर पर रखी चद्दर को उठाया और काशी को उड़ा दिया। चद्दर उड़ाते हुए काशी की निगाहें काशी के चेहरे पर ठहर गई। काशी का चेहरा मासूमियत से भरा नजर आ रहा था। उसकी प्यारी सी छोटी छोटी 2 आंखें और सुर्ख गुलाबी होंठ। शक्ति एकटक काशी को देखता रहा और फिर अपने होंठों से काशी के ललाट को छूकर साइड हो गया। वह किसी भी हाल में काशी को हर्ट करना नहीं चाहता था। हालांकि काशी को लेकर शक्ति के दिल में कई खूबसूरत ख्याल थे, लेकिन शक्ति उस भरोसे को तोड़ना नहीं चाहता था जिस भरोसे के चलते काशी ने आज यहाँ रुकने का फैसला किया। शक्ति ने बिस्तर पर पड़ा दूसरा तकिया उठाया और कमरे से बाहर आकर हॉल में पड़े सोफे पर लेट गया। कुछ देर बाद उसे नींद आ गई। अगली सुबह काशी की नींद खुली। उसने देखा कमरे में बिस्तर पर वह अकेली है। उसे शक्ति कहीं दिखाई नहीं दिया। वह आंख मसलते हुए उठी और कमरे से बाहर आई तो बाहर भी उसे कोई दिखाई नहीं दिया। काशी शक्ति को ढूंढते हुए किचन में चली आई। देखा प्लेटफॉर्म के पास खड़ा शक्ति चाय बना रहा था। काशी उसके पास आई और कहा, शक्ति, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हें आराम करना चाहिए। हटो, ये हम बना देते हैं। कोई बात नहीं, हमें सुबह की चाय बनाने की आदत है। शक्ति ने कप में चाय छानते हुए कहा। शादी के बाद भी तुम ही बनाओगे? काशी ने प्यार से पूछा। हाँ, शादी के बाद भी बना देंगे। वैसे तुम्हें ये चाय पीकर फटाफट घर के लिए निकलना चाहिए। शक्ति ने काशी को चाय का कप थमाते हुए कहा और उसके साथ किचन से बाहर चला आया। हाँ, क्या तुम मुझे घर से भगाना चाहते हो? काशी ने कहा। अरे नहीं बाबा, हमारा बस चले तो हम तुम्हें यहाँ से जाने ही ना दें। पर आज तुम्हारे भाई की सगाई है ना, और तुम्हारे घर वाले भी इंदौर से आ रहे हैं। तुम्हें उन्हें अटेंड करना चाहिए। शक्ति ने चाय पीते हुए कहा। ये तो हम भूल ही गए थे, आज तो माँ पापा भी आने वाले हैं। काशी ने इतना ही कहा कि उसका फोन बजा। काशी ने देखा फोन उसके पापा का ही था। काशी ने फोन उठाया और कहा, बहुत लंबी उम्र है आपकी। अभी हम शक्ति से आपका ही जिक्र कर रहे थे। आप कैसे हैं पापा? हम ठीक है, लेकिन तुम ये बताओ कि काशी, इतनी सुबह तुम शक्ति के साथ क्या कर रही हो? शिवम ने सहजता से पूछा। काशी ने सुना तो दांतों तले अपनी जीभ दबा ली। शक्ति ने देखा तो समझ गया काशी सच बोलकर फंस गई है। तो उसने काशी के हाथ से फोन लिया और कान से लगाते हुए कहा, प्रणाम पापा। आयुष्मान भव। कैसे हो शक्ति? शिवम ने पूछा। हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? शक्ति ने पूछा। हम भी ठीक हैं, कुछ घंटों में इंदौर पहुंच जाएंगे। शिवम ने कहा। स्वागत है पापा। वैसे काशी नहीं, बल्कि हम ही सुबह सुबह नाना जी के घर चले आए। कल शाम काशी ने बताया कि आप सब लोग यहीं रुकने वाले हैं, तो उसकी मदद करने, ताकि आप सबको किसी तरह की परेशानी ना हो। शक्ति ने काशी के लिए सुबह सुबह झूठ बोल दिया। काशी ने सुना तो अपना सर पीट लिया। ये देखकर शक्ति मुस्कुराया और शिवम से कहा, हम और काशी आप सबका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लीजिए, काशी से बात कीजिए। शक्ति ने फोन काशी की तरफ बढ़ा दिया तो काशी ने धीरे से कहा, हेलो पापा, सच में हमारा इंतजार कर रही हो? शिवम ने बड़े प्यार से पूछा। हाँ पापा, हमें आप सबकी बहुत याद आ रही है, काशी ने कहा। बस कुछ घंटे और, उसके बाद तुम्हारे साथ होंगी। अपना ख्याल रखना, और हाँ, शक्ति से ज्यादा काम मत करवाना। वो हमारे घर का होने वाला दामाद है, अच्छा नहीं लगता। शिवम ने कहा। ठीक है पापा, माँ को हमारा प्रणाम कहिएगा। अभी हम रखते हैं, हमें घर भी जाना है। जल्दी जल्दी में काशी फिर सच बोल गई। घर? शिवम ने पूछा। अरे वो गौरी के घर भी जाना है।
काशी ने अगले ही पल अपनी बात संभालते हुए कहा, ठीक है, हम रखते हैं, कहकर शिवम ने फोन काट दिया। काशी ने राहत की सांस ली तो शक्ति ने उसके ललाट पर हल्के से मारकर कहा, पागल हो तुम भी, तुमने अपने पापा से सच क्यों नहीं कहा कि तुम मेरे घर में हो? अगर हम ऐसा कहते तो पापा क्या सोचते कि शादी से पहले हम तुम्हारे साथ रह रहे हैं? काशी ने उठते हुए कहा, तो इसमें क्या है, शादी से पहले साथ रहने में क्या दिक्कत है? शक्ति ने जानबूझकर काशी को छेड़ते हुए कहा, दिक्कत है शक्ति, शादी से पहले साथ रहो तो गड़बड़ हो जाती है। काशी ने अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपकाकर कहा, अच्छा, क्या गड़बड़ हो जाती है? शक्ति ने पूछा। वो हम तुम्हें बाद में बताएंगे, हम चलते हैं और तुम सगाई में आ जाना, काशी ने जाते हुए कहा। तुम चाहती हो हम ऐसे आए? शक्ति ने अपने हाथ में बंधी पट्टी और ललाट पर लगी बैंडेज देखकर कहा, हाँ, तुम्हें आना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे मुन्ना भैया की सगाई है और मत भूलो वो तुम्हारे भी फेवरेट हैं, काशी ने कहा और वहां से चली गई। सुबह की चाय पीने के लिए मुरारी ने बस को रुकवाया था। सभी फ्रेश होकर चाय नाश्ता कर रहे थे। मुन्ना भी चाय के इंतजार में बस के बाहर घूम रहा था। ये जगह बहुत खूबसूरत थी और सुबह सुबह तो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मुन्ना ने अपना फोन निकाला और गौरी का नंबर डायल किया। एक दो रिंग जाने के बाद गौरी ने फोन उठाया और उन्माद भरे स्वर में कहा, हेलो, गुड मॉर्निंग। तुम अभी तक सो रही हो? क्या तुम भूल गई हो आज हमारी सगाई है? मुन्ना ने सर्द आवाज में बहुत ही प्यार से कहा। गौरी, जिसकी आंखें अभी भी बंद थी, उसने कहा, लेकिन सगाई तो शाम में है ना, तब तक तो मैं सो सकती हूँ। नहीं, तुम्हें उठना चाहिए और देखना चाहिए कि तुम्हारी मेहंदी का रंग कितना गहरा आया है, मुन्ना ने कहा। गौरी को याद आया तो उसने एकदम से अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गई। उसने फोन कान से लगाया और अपने हाथों की मेहंदी को देखा जो कि फीकी रची थी। ये देखकर गौरी मायूस हो गई और रोआ सा होकर कहा, मेहंदी का रंग तो बहुत फीका आया है, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मुन्ना मुस्कुराया और अपनी हथेली में रची मेहंदी को देखकर कहा, पर तुम हमसे बहुत प्यार करती हो। मतलब? गौरी ने कहा। वीडियो कॉल करो, बताते हैं, मुन्ना ने कहा। क्या वीडियो कॉल? नहीं नहीं नहीं, इस वक्त नहीं, मैंने मुंह भी नहीं धोया है और मेरे बाल तो इस वक्त चिड़िया का घोंसला बने हुए हैं। मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल दिखाई दे रहे हैं। मैं नहीं चाहती तुम सुबह सुबह मुझे ऐसे देखो, गौरी ने कहा। हमें फर्क नहीं पड़ता गौरी शर्मा, हमारे लिए तुम हमेशा खूबसूरत रहोगी। वैसे भी शादी के बाद हम रोज सुबह तुम्हें ऐसे ही देखने वाले हैं। चलो अब कॉल करो हमें, मुन्ना ने कहा। मान, गौरी ने मना करते हुए कहा, लेकिन तब तक मुन्ना फोन काटकर खुद से ही वीडियो कॉल लगा चुका था। गौरी ने फोन उठाया तो स्क्रीन पर मुन्ना के चेहरे की जगह उसका हाथ दिखा जिसमें मेहंदी लगी थी और बहुत गहरी रची थी। गौरी ये देखकर खुश हो गई और अगले ही पल स्क्रीन पर मुन्ना दिखाई देने लगा। सफेद रंग का शर्ट पहने मुन्ना बहुत ही प्यारा लग रहा था। उस पर उसकी प्यारी सी स्माइल जो गौरी से मिलने के बाद आजकल उसके चेहरे पर दिखाई देने लगी थी। अच्छी लग रही हो, मुन्ना ने कहा। हाँ, क्या सच में? पर मैं उदास हूँ, मेरी मेहंदी बहुत फीकी रची है। तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करते, गौरी ने कहा। ये इसलिए फीकी है क्योंकि अभी हम तुमसे दूर हैं। शाम तक देखना इसका रंग, मुन्ना ने ऐसे ही कुछ बात बनाते हुए कहा। हा 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 हा, वेरी फनी। अच्छा ये बताओ कैसा लग रहा है, गौरी ने पूछा। मतलब? मुन्ना ने असमझ की स्थिति में कहा। अरे मतलब मुझसे मिलने के बारे में सोचकर कैसा लग रहा है, गौरी ने खुश होकर कहा। वो खुशी हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। वैसे भी जब भी हम तुमसे मिलते हैं लगता है पहली बार मिल रहे हैं। वो एहसास जो हमें आज से पहले कभी नहीं हुआ, वो सिर्फ तुमसे मिलकर होता है और हम चाहते हैं ये एहसास हमेशा जिंदा रहे। सैकड़ों बार तुमसे मिलने के बाद भी जब हम तुमसे मिले तो हमारे दिल में यही एहसास हो और तुम्हारी आंखों में इंतजार।
मुन्ना ने प्यार से कहा। गौरी ने सुना तो उसकी बातों में खोकर रह गई और कहा, पर इस इंतजार को अब खत्म हो जाना चाहिए मान। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं आज कितनी खुश हूं। आज के बाद तुम ऑफिशियली मेरे हो जाओगे। हमने तो तुम्हें महादेव को साक्षी मानकर उसी दिन अपना मान लिया था जब तुमसे पहली बार टकराए थे, मुन्ना ने कहा। लेकिन वो ये भूल गया कि वो जहां खड़ा है वहां उसके रिश्तेदार और घरवाले भी घूम रहे हैं, और घूमते घामते मुरारी वहां आ पहुंचा। बाकी सब तो मुरारी ने नहीं सुना, लेकिन जब मुन्ना ने आखिरी शब्द कहे तो वो मुरारी के कानों में पड़े और उसने मुन्ना से कहा, ए मुन्ना, ये टकराने से का सच में प्यार हो जाता है? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुन्ना ने फोन काटे बिना ही शर्ट की जेब में डालते हुए कहा। अरे हम जो पूछ रहे हैं वो बताओ, का सच में ऐसा होता है का? मुरारी ने थोड़ा सीरियस होकर पूछा। हमें नहीं पता, कहकर मुन्ना वहां से साइड में चला गया। मुरारी ने जाते हुए मुन्ना को देखा और बड़बड़ाया, अगर ऐसा होता तो साला हम बनारस में अब तक कितने ही हमारे पासवर्ड घूम रहे होते। पर अगर ऐसा होता है तो फिर उनको काहे नहीं हुआ? मुरारी, वहां क्या कर रहे हो? यहाँ आओ। शिवम की आवाज से मुरारी की तंद्रा टूटी और वह चला गया। सुबह सुबह उर्वशी इंदौर पहुंची। उसने कैब बुक की और होटल सनशाइन चली आई, जहां उर्वशी ने पहले ही अपना लग्जरियस रूम बुक कर रखा था। कैब में बैठी उर्वशी इंदौर की खाली सड़कों को देखे जा रही थी। सुबह सुबह का समय था, इसलिए भीड़ भी कम थी। उर्वशी के होठों पर मुस्कान तैर गई। कितने सालों बाद वह इंदौर आई थी और आने की वजह भी खास थी। कुछ देर बाद गाड़ी होटल के बाहर आकर रुकी। उर्वशी गाड़ी से बाहर आई। होटल के बाहर खड़ा लड़का उर्वशी के पास आया और उसका सूटकेस उठाते हुए कहा, वेलकम मैम। उर्वशी लड़के के साथ होटल के अंदर चली गई। कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन देने के बाद उर्वशी अपना पर्स उठाई लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। लड़का उसके सूटकेस के साथ उसे ऊपर कमरे तक छोड़ने आया। अपने कमरे में आकर उर्वशी ने अपना पर्स बिस्तर पर रखा और उसमें से अपना फोन निकालकर किसी का नंबर डायल किया और कमरे की बड़ी सी खिड़की के पास आकर उसके पर्दे हटाते हुए कहा, हेलो स्वीटहार्ट। इंदौर गौरी का घर। हेलो वगैरह बाद में, पहले ये बताइए आप है कहाँ और अभी तक आई क्यों नहीं? आपको पता है ना आज शाम में मेरी सगाई है। गौरी ने बिस्तर से उठकर खिंचते हुए कहा। अरे अरे शांत हो जाओ मेरी लड़ाकू विमान, मैं इंदौर आ चुकी हूँ और जैसा कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है मैं तुम्हारी सगाई में भी आ जाऊंगी। तुम इतना स्ट्रेस मत लो, आज शाम के फंक्शन में तुम्हें अच्छा भी दिखना है। दूसरी तरफ से एक प्यारी सी मीठी सी आवाज उभरी, क्या किट्टो मौसी, ये आप ठीक नहीं कर रही हैं। और इंदौर में कहाँ रुकी है आप? गौरी ने मायूसी से कहा। मैं होटल में रुकी हूँ, किट्टो मौसी ने कहा। हद करती हो किट्टो मौसी, हमारे होते आप होटल में रुकी है, ये सही नहीं है। आपको सीधा घर आ जाना चाहिए था। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। गौरी ने और ज्यादा मायूसी से कहा। गौरी स्वीटहार्ट, तुम तो जानती हो ना तुम्हारी नानी यानी मेरी माँ पहले से वहां मौजूद है और वहां उनके साथ रहकर तुम्हारी सगाई से पहले मैं अपना मूड खराब करना बिल्कुल नहीं चाहती। वैसे भी नंदिता और माँ के पास वही घिसा पिटा टॉपिक है मेरी शादी का, और वो सुनने में मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तुम मुझे सगाई के वेन्यू की लोकेशन भेज देना, मैं पहुंच जाऊंगी। आई मिस यू बेबी, किट्टो मौसी ने कहा। मिस यू टू, जल्दी आना, मुझे आपको मान से भी मिलवाना है, गौरी ने प्यार से कहा। उसी से मिलने तो मैं इंदौर आई हूँ, शाम में मिलते हैं, किट्टो मौसी ने कहा और फोन काट दिया। गौरी ने खुशी खुशी अपना फोन रखा और वहां से नीचे चली गई। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, आखिर कौन है ये किट्टो मौसी? वैसे एक हिंट तो मैं आपको दे चुकी हूँ, पर मुझे लगता नहीं है आप इतनी जल्दी उसे पहचान लेंगे। अगर पहचान गए हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना किट्टो मौसी का नाम लिखना ज़रूर ना भूलें। तो मिलते हैं अगले भाग के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ सुनते रहिए मैं तेरी ही मेरे साथ। बाय बाय।